सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में वायरस जनित रोग पढ़ रहे थे हम, और उसमें हमने जो अभी रिसेंट टाइम्स में जो इन्फेक्शंस हुए हैं, जैसे हमने पढ़ा था जीका पढ़ा, निपाह पढ़ा। अब वैसे ही एक और इन्फेक्शन इबोला वायरल डिजीज 2013-14 में अफ्रीकन देशों में फैली थी। हालांकि इससे भी पहले 1976 में 1976 में हमने इबोला का केस देखा था अफ्रीका में ही। अफ्रीका में एक रिवर है, रिवर का नाम भी क्या है, इबोला। उस इबोला रिवर के पास इस वायरस को सबसे पहले डिटेक्ट किया गया, पाया गया ये सबसे पहले वायरस इबोला रिवर के किनारे पर। तो वहीं से ये नाम भी दे दिया इस वायरस को, इबोला। और इसमें क्या होता था कि काफी लगभग 5-6 महीने तक इन्फेक्शन इसका रहा था। कोई वैक्सीन वगैरह तो नहीं बनी, वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता था। रोगी में होता क्या था कि उसकी स्किन से बिना किसी चोट लगे रक्त का स्रवण होने लग जाता था। यानी ऐसे मान लीजिए कि स्किन एक तरह से गल गई और उसमें से ब्लड निकलने लग जाता था। हिमोरेजिक फीवर, यानी यहाँ पर हिमोरेज यानी फीवर के साथ साथ रक्त का स्रवण भी हो रहा था। रक्त स्रवण को हिमोरेज कहते हैं। तो अगला रोग वायरस जनित मानव स्वास्थ्य हमारा टॉपिक चल रहा है। मानव स्वास्थ्य, और इसमें हम बात कर रहे हैं वायरस जनित रोग वायरस जनित रोग और इन वायरस जनित रोगों में हम एक और रोग रह गया था हमारा इबोला, इसकी बात करते हैं। इबोला इसमें देखें रोग कारक और इस रोग कारक का आशय रोग कारक तो हो जाएगा इबोला वायरस, और यहां आशय हो जाएगा चमगादड़। यानी ये चमगादड़ काफी सारे वायरस का रिजर्वॉयर या आशय के रूप में कार्य करता है। इसका संक्रमण देखें तो संक्रमित वस्तुओं या फलों के संपर्क में आने से, संक्रमित फलों, वस्तुओं या रोगी के संपर्क में आने से रोगी के संपर्क में आने से लक्षण देखें तेज बुखार, हाई ग्रेड फीवर प्लस शरीर की त्वचा से लगातार रक्त स्रवण, त्वचा से रक्त स्रवण, हेमोरेज,
और ऐसे में मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, यानी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। उपचार लक्षणात्मक तो ये रिसेंट टाइम्स में फैले हुए कुछ रोगों की हमने बात की। ज़्यादातर हमने देखी वायरल डिजीज, तो इससे भी रिलेटेड जो अभी फैला हुआ इससे रिलेटेड इसमें ये लिख लेते हैं कि 2013-14 में अफ्रीका में फैला सर्वप्रथम केस या सर्वप्रथम इसका संक्रमण 1976 में 1976 में अफ्रीका की इबोला रिवर के पास ही अफ्रीका की इबोला नदी, नाम ये उस नदी से ही आया है, इबोला नदी के पास देखा गया। ये वायरस जनित रोग में हमने बात की इबोला की। और अब आगे थोड़ी बात करते हैं कोविड-19 की। कोविड-19 क्योंकि देखो करंट से जुड़ा हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना रहती। क्यों बता क्यों रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना कि ये इबोला जब फैला था ये 2013-14 में, तो कई जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स थे और कुछ स्टेट के लेवल के एग्जाम्स में भी इस इबोला से क्वेश्चन क्या पूछा गया, केवल इतना सही सिंपल कि हाल ही में अफ्रीकन देशों में फैला हुआ रोग कौन सा है, ये इबोला रोग था। कोविड-19 क्योंकि देखो पेंडेमिक घोषित हुआ है, वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व को ग्लोबली इफेक्ट किया है, इसलिए थोड़ी बात कोविड-19 की कर लेते। बाकी कोविड-19 भले ही आज मैं पढ़ा दूं, आने वाले टाइम में कोविड-19 से कोई भी रिसर्च हो, कोई भी नया आउटकम आए, तो वो आपको करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, कोविड-19 के बारे में बता रहा हूं। अगला रोग, भाई वायरस जनित रोग ही पढ़ रहे हैं तो इसी में हम कोविड-19 की भी बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस रोग डिजीज 19 इसलिए क्योंकि 2019 में इसका इन्फेक्शन देखा गया, नामकरण किया। इसमें भी बात करूं अगर मैं, सबसे पहले रोग कारक सार्स कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस 2 किस वायरस से फैल रहा है, सार्स कोरोना वायरस 2, शॉर्ट में बोल देते हैं सार्स कोव 2। अब एक बात ध्यान देना, ये सार्स का फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स का फुल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम।
इस रोग कारक की बात हमने की है, यहां पर लिखा है SARS-CoV-2, तो कोई 1B होगा। 2 ये तो 1 कौन था? 1B था। 1B वायरस जो था वो भी चाइना में ही सबसे पहले देखा गया। 2002 से 2004 के बीच में एक वायरस, यही कोरोना वायरस की फैमिली का ही था। मैंने कहा ना, ये कोरोना वायरस क्या है? फैमिली है भाई। कोरोना वायरस कोई पहली बार थोड़ी आया, इससे पहले भी कोरोना वायरस ने इन्फेक्शन किया था, लेकिन जो पहले वाला इन्फेक्शन था उसकी तुलना में ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा संक्रामक है। खतरनाक वो थे, पहला वाला वायरस ज्यादा खतरनाक था, लेकिन पहला वाला वायरस ज्यादा फैला नहीं था। देखो, कोई भी वायरस वाला रोग होता है, उसकी भाई घातकता जो होती है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये घातक रोग है या नहीं है? 3 चीजें देखते हैं। एक तो पहली बात कि वह वायरस कैसे फैल रहा है। जैसे HIV का या एड्स की बात करें, वो भी है तो वायरल डिजीज है, वायरस से होती है, लेकिन उसका ट्रांसमिशन छूने से नहीं फैलता या थोड़े गैप से नहीं फैलता। लेकिन ये कोरोना वायरस लगभग 5 फीट की दूरी से भी स्वस्थ व्यक्ति में इन्फेक्शन कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति में इन्फेक्शन इतनी दूरी से भी कर सकता है, यानी हाईली कंटेजियस है, बहुत अत्यधिक संक्रामक रोग है। और बात करते हैं यहां पर, जब ये पहले आया था यानी 2002 से 4 के बीच में, तब उसका नाम भी दिया था, सार्स दिया था, सार्स कोरोना वायरस। और ये क्या है? सार्स कोरोना वायरस 2। क्यों? लक्षण दोनों के लगभग समान थे। वो 2002-4 वाला वायरस जो था वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे श्वसन तंत्र पर अटैक करता था। किलर निमोनिया कहा गया था उस सार्स को, और उस दौरान 2002 से 4 में फैलकर खत्म भी हो गया चाइना में ही, और आसपास के कुछ देशों में फैला था, बहुत ज्यादा नहीं फैला ये। उसे उस टाइम महामारी की संज्ञा नहीं दी थी, पेंडेमिक का दर्जा नहीं दिया था। पेंडेमिक तो इसको कोरोना वायरस 2 को दिया है। जब वो फैला था उसकी मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा थी। मॉर्टेलिटी रेट, एक बार बार मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, मृत्यु दर। मृत्यु दर यानी इन्फेक्शन होने के बाद कितने लोग मरते हैं, ये क्या कहलाती है? मृत्यु दर या मॉर्टेलिटी रेट, कि हर 100 व्यक्तियों में से डेथ कितने की हुई। हमारा ये सार्स कोरोना वायरस 2 जो अभी फैल रहा है, कोविड-19 का जो रोग कारक है ये SARS-CoV-2, इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, लेकिन इसकी कंटेजियसनेस यानी उसकी फैलने की जो दर है वो ज्यादा है। यानी मैंने कहा ना, वायरस के 3 हम लक्षण देखते हैं जिनके आधार पर उसकी घातकता को तय करते हैं। पहला तो कि फैलता कितनी जल्दी है, दूसरा कि संक्रमण करने के बाद लाइफ थ्रेटनिंग यानी जीवन के लिए हानिकारक कितना, यानी ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति को इन्फेक्शन होने के बाद तुरंत मार देगा या बहुत जल्दी मार देता है, या ऐसे भी कई वायरस है हर वायरस मारता थोड़ी है। कई वायरल डिजीज 4-5 दिन में ठीक हो जाती है, तो कई ऐसी वायरस डिजीज मार भी सकती है। यानी एक तो फैलना, दूसरा उसका संक्रमण कितना घातक है, और तीसरी बात कि उसकी हमारे पास कोई वैक्सीन है या नहीं है, या वैक्सीन जल्दी डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये जो 3 फैक्टर होते किसी भी वायरस की घातकता को निर्धारित करते हैं कि कितना लीतल है, कोई घातक है या नहीं है, ये हम इससे डिसाइड करते हैं। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है? SARS-CoV-2। यहीं पर मैं एक नोट यहीं पर ऐड कर देता हूं, जिसमें बात कर रहा हूं मैं सार्स, ठीक है, फुल फॉर्म तो ऊपर वाला ही है। सार्स नामक रोग 2002 से 4 के मध्य चीन में ही फैला। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये SARS-CoV
वन वायरस से फैला। देखो इसका नाम देखो, सीवियर। सीवियर बोले तो खतरनाक, घातक, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक्यूट यानी देखो एक होते हैं दो प्रकार के रोग, क्रोनिक और एक्यूट। क्रोनिक यानी जो हाथों हाथ ही हुआ और हाथों हाथ ही आपके लिए मतलब 4-5 दिन या हफ्ते 10 दिन में आपके लिए जानलेवा बन गया। एक होती है क्रोनिक बीमारियां, जैसे एक व्यक्ति बहुत सालों से शराब पी रहा था, कई सालों से शराब का सेवन किया, तब जाकर अब उसका लीवर खराब होने लगा। तो ऐसे बीमारियां जो बहुत लंबे समय से धीरे 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 विकसित हुई है, उनको तो क्या कहते हैं, क्रोनिक बीमारियां कहते हैं। और जो तुरंत ही यानी 5-7 दिन में ही डेवलप होकर खतरनाक बन जाती, क्या कहलाती है, एक्यूट कहलाती है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी बोले तो श्वसन तंत्र, सिंड्रोम संलक्षण कहते हैं सिंड्रोम को हिंदी में। तो ये जो रोग था कहां पर, ये भी क्या कर रहा था, श्वसन तंत्र पर अटैक कर रहा था। इसको हमने किलर निमोनिया कहा था। लिख सकते हैं ये सार्स रोग किलर निमोनिया भी कहलाया। किलर निमोनिया। भाई निमोनिया में भी क्या होता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, सांस नहीं ले पाते, तो निमोनिया जैसे लक्षण आ गए तो क्या कह दिया, किलर निमोनिया। लेकिन किलर ऐड कर दिया क्योंकि ये मार देता था। मैंने कहा ना 4-5 दिन में लोग इफेक्ट यानी इन्फेक्शन के बाद इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता उस वायरस का कि 4-5 दिन में तो लोग निपट जाते। तो ये सार्स रोग किलर निमोनिया भी कहलाया। और एक और बात, अभी जब ये कोरोना वायरस फैला था उस टाइम भी क्लासेस चल रही थी। जनवरी की बात बता रहा हूं। हालांकि जनवरी के बिल्कुल एंड में इंडिया में पहला केस केरला में आया था, लेकिन उससे पहले भाई वो जनवरी का जो टाइम था, करंट अफेयर्स चल ही रहे थे, क्लासेस उस टाइम भी चल रही थी, ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी। उस टाइम मैंने बताया भी था स्टूडेंट्स को कि ये सार्स कोरोना वायरस जो था, ये कोविड-19 वाला, तब मैंने कहा था क्लासेस में कि कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो मेरी बात गलत सिद्ध हुई, क्योंकि देखो रिसेंट जो भी इन्फेक्शन हुए थे वायरल वाले, जैसे निपाह की बात करूं, जैसे मैं उसकी बात करूं, इबोला की बात करूं, जीका की बात करूं, ये जो काफ़ी ऐसे रिसेंट टाइम में जो वायरस रोग अपन ने पढ़े भी हैं, ये सभी रोगों का पैटर्न ऐसा ही था कि अचानक आए, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट किया, कई लोग मरे भी और 3-4 महीने में गायब हो गए। तो उन केस स्टडीज को देखते हुए मैंने क्लासेस में, मैंने खुद ने कहा था, ये उस टाइम जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, मैंने खुद ने क्लासेस में कहा कि कोई ज़्यादा बात नहीं है, 3-4 महीने में ये गायब हो जाएगा। लेकिन वो मेरी बात गलत हुई, बिकॉज ये जो वायरस आया, यानी पहला तो क्या था SARS-CoV-1, अभी कौन सा आया SARS-CoV-2। इस वायरस में भाई इसकी स्टडीज़ की गई, बाद में पता भी चला, स्टडीज़ हुई, मेरी क्लासेस हुई, उसके बाद में जब रिसर्च हुए तो मैंने भी पढ़ा उनको, तो कई चीज़ें ऐसी सामने आई कि इस सार्स कोरोना वायरस 2 में इसका जो आरएनए, जीनोम क्या है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या है, आरएनए, इसके आरएनए में कई ऐसे दूसरे वायरस के लक्षण पाए गए, यानी इसमें HIV वायरस का भी लक्षण है, इसमें मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, तो प्लाज्मोडियम के जीनोम जैसे लक्षण भी थे। इतना ज़्यादा मल्टीपल इनमें चेंजेस होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा घातक हुआ है। और मैंने बताया ना, सबसे आगे बढ़कर कि इसकी घातकता इतनी क्यों है, फैलने की दर। अभी मैंने कहा ना, ये आज क्लास भले ही पढ़ा दूँ, इसके बाद भी आप कोविड-19 के बारे में न्यूज़पेपर वगैरह, उनमें आर्टिकल्स वगैरह में, करंट अफेयर्स में पढ़ते रहना, क्योंकि काफ़ी जगह से साइंटिस्ट डिमांड कर रहे हैं, WHO से कह रहे हैं कि WHO के द्वारा इसे ये घोषित किया जाए कि ये वायु से भी फैलता है।
हालांकि अगर मैं 20 दिन पहले की बात करूं तो एयरबोर्न यानी वायु से फैलने की कोई बात नहीं थी, लेकिन अब इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसके लिए कहा जा रहा है कि WHO घोषित करे कि ये SARS-CoV-2 वायरस हवा से भी फैल रहा है। और रिसेंट स्टडीज, कुछ साइंटिस्टों ने स्टडी की, उन्होंने चेक भी किया है। होता क्या है कि जब जैसे किसी को कोरोना ने इन्फेक्ट कर दिया, अब क्या होता है, अपन ने इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ा था कि जिस दिन हमारे शरीर में ये वायरस आया और जिस दिन हमारे शरीर में पहला लक्षण दिखाई दिया, इस दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे उद्भवन काल कहते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान ये वायरस करता क्या है, हमारी बॉडी में क्या करता है, अपनी संख्या बढ़ाएगा, और जब लक्षण आएगा यानी अब इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जब ये वायरस आया हमारे शरीर में, इसने ग्रोथ की, इस दौरान क्या होता है, उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि मेरे अंदर कोरोना वायरस आ गया। वो अपनी डेली रूटीन काम कर रहा है, वो कई लोगों के संपर्क में आया है, लेकिन जब हल्के से लक्षण दिखाई दिए और चारों तरफ कोरोना फैल रहा है तो मन में एक बात उठती है, यार मेरे गले में खराश क्यों आ रही है, बुखार भी आ रहा है। टेस्ट करवाया, टेस्ट पॉजिटिव निकल गया, लेकिन तब तक वो कितने जनों को वायरस बांट चुका था, कितने जनों के कांटेक्ट में आ चुका था, उसको भी नहीं पता। लॉकडाउन खुलने के बाद तो अब हमें भी नहीं पता हम डेली कितने लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। भाई सड़क से जाते वक्त, अब कैसे, मैंने कहा ना एयरबोर्न कैसे हो रहा है, भाई सड़क से जाते वक्त उसने छींक दिया, अब छींकने के बाद मैंने कहा ना, छींक के साथ छोटी छोटी पानी की बूंदें यानी थूक की बूंदें निकलती है। भाई पानी तो क्या, थूक होता है वो। उन ड्रॉपलेट्स में भी क्या होता है, ये वायरस होता है, और ये बूंदें इतनी छोटी होती है, हल्की बूंदें, तो कई लंबे समय तक क्या होती है, ये हवा में तैरती रहती है। और अगर वहां से कोई नॉर्मल पर्सन निकला और उसने इसको इनहेल कर लिया, सांस के साथ अंदर ले लिया, आ गए चपेट में। इसीलिए बोलते हैं कि अगर ऐसी भीड़भाड़ वाली जगह पर या ऐसे पब्लिक प्लेस पे जाए, मुंह को ढक कर जाए। कई जनों के मैं मास्क देखता हूं, अब भाई क्या करें, उनके मुंह ही इतने बड़े बड़े हैं, क्या करें, इतने इतने से पतली पतली पट्टी से इतने से मुंह को इतना ढक लेते। भाई नाक खुला है, केवल मुंह थोड़ी बंद करना है आपको। और ऐसे में वो सोचते हैं मैं सेफ हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे भाई चपेट में आ जाओगे। केवल ऐसे ही थोड़ी है कि नाक से जाए, हो सकता है मैंने ऐसी कोई कंटामिनेटेड सरफेस को छू लिया, भाई ऐसी जगह जहां पर कोई ये कोरोना वायरस पड़ा है, या ऐसे मान लीजिए किसी रोगी व्यक्ति का छुआ हुआ या कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी जगह को छुआ, और उस जगह पर जब छुआ उसने, थोड़ी देर बाद मैंने उसको छू लिया, तो अब वो वायरस मेरे हाथ पर आ गया है। अब मैं यही हाथ से मेरे आंखें मसल रहा हूं, नाक पहुंच रहा हूं। इसीलिए बार बार आपको हैंड सैनिटाइज करने को बोलते हैं, क्योंकि ऐसे मैं करूंगा तो भी वो वायरस मेरे अंदर आ सकता है। सबसे खतरनाक चीज क्या है इस SARS-CoV-2 की, कंटेजियस बहुत है, हाईली कंटेजियस, बहुत ज़्यादा संक्रामक है, बहुत आसानी से फैलता है। ये SARS-CoV-1 इतनी आसानी से नहीं फैला, इसलिए कुछ ही देशों में, चाइना और उसके आसपास के छोटे छोटे देशों में इसके कुछ कुछ केसेस देखे गए। ठीक है, तो अब हमने बात की कि किस तरह से बॉडी में एंटर कर गया, चाहे तो हवा से सांस के द्वारा चला गया, चाहे तो हमारे संक्रमित हाथों से जब हमने आंखें या नाक को पहुंचा तो वैसे चला गया। अब यहां पर ये SARS-CoV-2 की हमने बात की, हिस्ट्री देखी कि ये जब ये रोग आया था SARS-1, वहीं से हमने इस SARS-CoV-2 को लिंक किया है। अच्छा एक और बात बता दूं कि जैसे जब ये कोरोना वायरस फैला था ना, मार्च की बात है, जब ज़्यादा इंडिया में फैला था, लॉकडाउन घोषित किया गया था, उस मार्च के दौरान अब लोग, मैंने क्या कहा, फर्जी बैठे थे, फुल फर्जी बैठे थे। मतलब सही बात बताएं, ऐसे नहीं कि मैं किसी पर कमेंट कर रहा हूँ। लोग, चलो कोई बात नहीं, आप चुपचाप घर में बैठे हो, कोई बात नहीं, टाइम पास नहीं हो रहा, फेसबुक देखो, व्हाट्सएप चलाओ, सही बात है, कोई गलत नहीं है। लेकिन फर्जीवाड़ा इतना कि लोग, मतलब मैं समझ नहीं पाता कई बार तो लोग इतना कैसे कोई फर्जी हो सकता है, इतना कोई खाली कैसे बैठ सकता है। क्या क्या कर रहे थे लोग कि डिटॉल के जो हैंड वॉश की
जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके नीचे लिखा हुआ रहता है कि भाई कौन कौन से वायरस के बैक्टीरिया के खिलाफ ये इफेक्टिव है। नीचे लिखा हुआ था कोरोना वायरस। तो बस लोगों को क्या मुद्दा मिल गया कि डिटॉल कंपनी को कैसे पता था कि कोरोना वायरस भी होता है, पहले से इनको कैसे पता। तो दादा भगवानों, जब नहीं पता, मूर्ख हो तो मूर्ख के जैसे बैठे रहो। आपको नहीं कह रहा हूं, उन लोगों को कह रहा हूं। भाई ये कोरोना वायरस 2002 में आ चुका था, इससे पहले भी 19 यानी जो लास्ट सेंचुरी थी उसमें भी कोरोना वायरस तो पूरी फैमिली थी। हमें जो इस बार कोरोना वायरस उसकी फैमिली का मिला वो थोड़ा नया मिला। तो बस लोगों को यही मिल जाता है कि ये कैसे फैला रोग, डिटॉल को कैसे पता चला कि कोरोना वायरस होता है, यानी डिटॉल कंपनी ने ही बनाया है। बस लोग यहीं से चालू हो गए कि डिटॉल का बहिष्कार करो। कई ऐसी जो गाइड वगैरह होती है उनमें कहीं लिखा हुआ था कोरोना वायरस, तो बस लोगों ने बस वायरल करना होता है कि हमारे यहाँ के तो इंडियन ऑथर जो हैं उनको भी पता था कोरोना वायरस के बारे में। हम इंडियन इतने आगे हैं, कोई महाराज की कोई पोथी का पाना निकाल दिया कि महाराज ने तो आज से 600 साल पहले कह दिया। ऐसे कैसे कह दिया कि वायरस आएगा, ये होगा वो होगा। ये सब मतलब खैर इन चीज़ों से अलग साइंटिफिक भी होना चाहिए, आपकी अप्रोच साइंटिफिक होनी चाहिए, गंवारों जैसे बातें नहीं करनी चाहिए। और कई लोग ऐसे देखते ही बस फटाफट चालू हो गए, कहीं से आपके पास आ गई पोस्ट, बस शेयर करो और आगे लोगों को डराओ। अननेसेसरी के डिटॉल वाले करप्ट है। हमारे तो बाबा जी ने 600 साल पहले, अरे 600 साल पहले अगर आपके वायरस के बता दे तो दवाई क्यों नहीं बता कर गए फिर वो? जब उनको इतना पता था कि 600 साल बाद ये वायरस आएगा तो दवाई भी बता देते। खैर वो सारे इन चीज़ों से अलग। भाई ये थोड़ा सा मैंने कहा ना, ब्रेन को मैंने कहा ना, वो लॉकडाउन का टाइम इतना ऐसा था कि लोग इतने फालतू थे। कई बार मैं ऐसी पोस्ट देखता था, मुझे खुद ऐसा लगता है कि यार क्यों ऐसा लोग करते हैं। ठीक है यार, कोई बात नहीं, कम पढ़े लिखे हो तो फालतू अपना ज्ञान मत दिखाओ ना वहाँ पर। अननेसेसरी ऐसी पोस्ट को शेयर करना और इस तरह से करना, खैर कोई बात नहीं, सबके अलग अलग हैं, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी कर सकते हैं। चलें देखें, 2002 से 4 में ये फैला था सार्स किलर न्यूमोनिया। कोई इसकी दवाई नहीं थी, कोई इसकी वैक्सीन नहीं थी, लोग खूब मरे थे, मृत्यु दर भी इसकी बहुत ज़्यादा थी। हमारा जो कोव-2 है यानी सार्स कोव-2, ये तो फिर भी लोगों को मार तो नहीं रहा। ज़्यादातर जो लोगों की डेथ हुई है, भाई इतने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं। जब इन्फेक्शन लोगों में लाखों की संख्या में पहुंचा है तो कुछ हजार लोग तो मरेंगे ही। और उनकी डेथ का कारण भी क्या था? मेनली देखो, सेकेंडरी इन्फेक्शंस थे, यानी ऑलरेडी उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। हो सकता है सांस लेने में प्रॉब्लम थी, हो सकता है डायबिटीज़ थी, हो सकता है हार्ट के पेशेंट थे, हो सकता है लीवर या किडनी के पेशेंट थे। ऐसे पेशेंट्स की डेथ रेट ज़्यादा थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति ठीक भी होगा। किसी में ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, भाई हमारे सबका देखो, हमारी सबकी बॉडी अलग अलग है, हमारा सबका इम्यून सिस्टम भी अलग अलग है। हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रेस्पॉन्ड करता है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे सर्वाइवल की रेट कितनी होगी। हाँ, जो अच्छी बातें थी ना, उसमें कई बार अच्छे वायरल मैसेजेस भी आए कि विटामिन सी का सेवन करें, तो इसके पास पीछे लॉजिक भी था। देखो, अब जब विटामिन सी यानी जैसे मौसमी, ऑरेंज, या मैं बात करूं नींबू, इनका ज़्यादा सेवन करते हैं, इनका जूस पीते हैं, विटामिन सी ज़्यादा लेते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है? बूस्ट होता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो? एक तो सबसे पहली बात, वायरस से बच के रहना। सेकेंड थिंग, वायरस इन्फेक्शन हो भी गया, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मुझे पता है पैनिक तो हो गई ही, भगवान नहीं करे आप में से किसी को हो, फिर भी कुछ चीज़ें जैसे पैनिक नहीं होना। क्या होता है कि नॉर्मली इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बात नहीं। और मैंने कहा ना, अब तो खैर दवाइयाँ भी थोड़ी थोड़ी असर कर रही है। हालांकि हम एग्जैक्टली कोरोना की दवाई नहीं बना चुके। कोरोना की जो दूसरी ड्रग्स है, जैसे मैंने बताया ना, आरएनए वायरस है, रेट्रो वायरस है, तो इसके खिलाफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं हम। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, वो मलेरिया वाली दवाई, उसका भी रिजल्ट अच्छा आया। हालांकि बीच में डिस्प्यूट हो गया कि भाई ये क्लोरोक्विन जो है हर किसी रोगी के लिए फ़ायदेमंद भी नहीं है। कईयों में कुछ
साइड इफेक्ट भी दिखे तो वो होता है, नॉर्मल बात है। एक दवाई हर किसी को सूट करे कोई ज़रूरी नहीं है। तो इतना पैनिक हो गया था। बट यहाँ पर ये मैंने कहा ना 2002 से 4 2 साल तक फैला, किसी को पता ही नहीं चला। और अभी देखो दिसंबर के एंड में जब पूरे वर्ल्ड को पता चला कोरोना के बारे में, कोव-2 वायरस के बारे में, और 1 महीने के अंदर अंदर तो इंडिया में रोग पहुंच भी गया। खैर, तो इसमें हम आगे बात करते हैं। सार्स वाला जो ये वायरस था, ये निमोनिया, किलर निमोनिया, ये थोड़े से कुछ एक फैक्ट हैं, ये भी ध्यान रखें। अब हमने फिर इसके बाद एक बार फिर नोट में लिख रहा हूं मैं, 2012 में भी कोरोना वायरस, मैंने फिर कहा कोरोना क्या है, फैमिली है। कोरोना वायरस के समान ही एक वायरस ऊंट से, कैमल से, ऊंट से मनुष्यों में फैला तथा मर्स रोग उत्पन्न किया। मर्स का पूरा नाम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसमें भी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी तथा मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना गया। भाई फैला ही यहीं पर था, मिडल ईस्ट एशिया में। मिडल ईस्ट एशिया यानी जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं और उनके आसपास भी जो देश हैं, कुछ देशों में फैला, ऊंट से फैला था। और इसका नाम क्या था, मर्स कोव वायरस, मर्स कोरोना वायरस, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। पूरा नाम क्या हो गया, ये SARS-CoV-2, ये SARS-CoV-1, और इन दोनों के बीच में आया था मर्स वायरस। और भी कई जैसे वायरस इतने सारे आते हैं। मैंने कहा ना, अगर आप रोग पढ़ने बैठे हो तो पूरा साल भर निकल जाएगा, केवल रोग ही रोग पढ़ते रहेंगे तो भी रोगों का अंत नहीं होगा। बट हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी ये बहुत फैला हुआ है, तो इनके आसपास का एरिया भी कवर करते हुए चल रहे हैं। कोविड-19 का नामकरण मैंने कहा ना, कोविड-19 कैसे नामकरण किया, कोरोना वायरस डिजीज 19, क्योंकि 2019 में पहला केस देखा हमने, इसलिए 19 सन का नाम जोड़ दिया। सार्स कोरोना वायरस 2 का नाम था, 1 क्या था ये भी देखा, और इन दोनों के बीच में एक मर्स आया था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। भाई एक बात बताऊं, ये दोनों सार्स और मर्स ज़्यादा संक्रामक नहीं थे, फैले नहीं थे, लेकिन इनकी मॉर्टेलिटी रेट यानी ये वायरस ज़्यादा खतरनाक थे अभी कोविड-19 की तुलना में। कोविड-19 क्यों इतना खतरनाक है, केवल एक कारण, फैलता तेजी से, बस। और जब ये फैलता है तो फिर धीरे धीरे, यही इन्फेक्टेड पर्सन, सबसे खतरनाक बात क्या है कि अगर किसी को कोविड-19 सॉरी ये SARS-CoV-2 वायरस ने इन्फेक्ट कर भी दिया, कई समय तक तो उसको पता नहीं चलता, और उस दौरान वो कई जनों के संपर्क में आ गया, बांट दिया उसने। तो हमने पहले रोग कारक की बात की, अदर जो ऐसे बीमारियां हुई थी उनके भी हमने साथ साथ बात कर ली। आगे बात करते हैं रोग कारक के बाद इसका संक्रमण कैसे होता है। संक्रमण, इसमें कई जनों ने, देखो अभी अपन कुछ कंक्लूजन नहीं कह सकते, कुछ हमारे पास ऐसे एविडेंसेस नहीं हैं। कई जने आरोप लगाते कि ये मैनमेड वायरस है, क्योंकि ऐसे इसमें कई हमने गुण देखे हैं
कि इतने ज़्यादा दूसरे दूसरे रोग कारकों के सबके लक्षण इसमें कैसे आ गए। तब ये डाउट होता है कि हो सकता है मैन मेड है, यानी जानबूझकर लेबोरेटरी में इसे क्रिएट किया गया है। और चूंकि चाइना से आया, आपने भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, कई लोगों ने कहा कि चाइना ने जानबूझकर बनाया है। अपन उसमें नहीं जाते, वो अपने काम का भाई, वो अपने पढ़ाई का फील्ड भी नहीं है। हो सकता है बनाया नहीं बनाया, वो अपने को नहीं है, लेकिन इसमें कई अलग अलग जो रोग कारकों के, दूसरे वायरस और बैक्टीरिया के, इनके जो लक्षण पाए गए, तो इसके कारण ये हमारे शरीर में संक्रमण बहुत घातक स्तर पर करता है। सबसे पहले संक्रमण मैंने कहा ना, कहाँ से होता है या कहाँ पर पहला इन्फेक्शन कैसे करता है, ये हमारे शरीर में श्वसन तंत्र पर। लिख सकते हैं इसमें कि सर्वप्रथम चलो संक्रमण कैसे फैलता है पहले तो ये देखते हैं। लक्षण में वो बात कर लेंगे। संक्रमण कि रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, कॉमा संक्रमित वस्तुओं से, और एक चीज मैं यहां लिख रहा हूं कि वायु से फैलता है, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं अभी इस पर रिसर्च किया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है, मैंने कहा ना, आज की क्लास के बाद भी कई कोविड-19 के बारे में कई आपको फैक्ट्स दिखेंगे, तो उनसे भी खुद को अपडेट करना। कैसे लिख सकते हैं इसमें कि वायु से भी फैलता है। इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं अभी इस पर रिसर्च चल रहा है। खैर, अब तो वैक्सीन की भी बात आज के ही न्यूज़पेपर में था। वैक्सीन बहुत रैपिडली डेवलप की जा रही है, अभी इस पर रिसर्च किया जा रहा है। संक्रमण के बाद अगली चीज इसमें देखते हैं लक्षण। लक्षण भाई, ये जब भी मैंने कहा ना, सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। एक छोटी सी इसकी प्रोसेस बता रहा हूं, बस समझना किस तरह से हमारे जो श्वसन पथ की कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, ठीक है, इन सेल्स पर कुछ ऐसे रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिसेप्टर पाए जाते हैं, ये रिसेप्टर करते क्या हैं भाई? रिसेप्टर रिसीव करने वाला। हमारी बॉडी में कोई भी हार्मोन आया, कोई भी केमिकल आया, कोई भी एंजाइम आया, ये उसको क्या करेगा? पहचानेगा और उसको क्या करेगा? अंदर आने के लिए उसको रास्ता प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हमारी बॉडी के जो भी भाई इनका डेली का काम है, हमेशा इनका काम क्या होता है कि ऐसे पदार्थों को पहचानना, जो केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे लिए यूजफुल है, सेल के अंदर जाकर कोई काम करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करके उनको आगे भेजते, रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ऐसा ही एक रिसेप्टर होता है जिसे कहते हैं ACE2 रिसेप्टर। ये एंजियोटेंसिन से संबंधित होता है। एंजियोटेंसिन हार्मोन
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 एक तरह से कैसे काम कर रहा है, रिसेप्टर के रूप में। ये हमारे भाई एंजियोटेंसिन का काम मेनली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ठीक है। ये इनको भाई ये इसको पहचान लेता था और इस हार्मोन को क्या होता था, इसको अंदर आने देता था, कोशिका के अंदर जाने देता था। अब मैं बात करता हूं, यहां पर एक वायरस आ गया जो कि अभी फैल रहा है, ये सार्स कोरोना वायरस। भाई ये जो कोरोना नाम आया, क्यों आया, क्योंकि इस पर कुछ इस तरह से स्पाइक जैसी संरचनाएं होती हैं। ये स्पाइक के रूप में ये जो संरचनाएं पाई जाती हैं, इनके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि इसके अंदर तो देखो आरएनए, अंदर तो क्या है, आरएनए है, और ये जो बाहर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का आवरण होता है, इसमें ये प्रोटीन के स्पाइक्स पाए जाते हैं, प्रोटीन स्पाइक ये पाए जाते हैं। अब देखो प्रोटीन से बने हुए स्पाइक थे, इसका भी नेचर प्रोटीन के जैसा, तो ये जो रिसेप्टर था यहां पर, ये रिसेप्टर जिसको अपन ने इस पिंक कलर से बनाया है, ये वायरस एक तरह से इस रिसेप्टर को धोखा दे गया। कैसे, जैसे ये वायरस इस सेल के टच में आया तो इस रिसेप्टर ने क्या सोचा कि ये तो हमारे शरीर का ही एंजियोटेंसिन आया है। भाई उसकी आंखें तो थी नहीं कि देख लेता इस वायरस को। इस वायरस का जो कंपोजिशन था प्रोटीन के जैसा बाहर बाहर, वैसा ही लगभग ये इसका कंपोजिशन था एंजियोटेंसिन का। तो हमारी सेल के ऊपर ये जो रिसेप्टर था, इसने इस वायरस को अंदर क्या दे दी, एंट्री दे दी। बस यहीं से इन्फेक्शन चालू हो जाएगा। ये अब इस सेल के अंदर जाकर ये वायरस, क्योंकि देखो वायरस किसी कोशिका के बाहर ग्रोथ नहीं कर सकता। अगर इस पेन के यहाँ पर एक कोरोना वायरस रखा हुआ है तो ये अकेला ही पड़ा रहेगा, कुछ टाइम बाद इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये वायरस किसी लिविंग सेल में, खासतौर से हमारे ह्यूमंस की बॉडी में, किसी जीवित कोशिका में अगर चला गया तो फिर ये अपनी संख्या बढ़ाएगा और इन्फेक्शन करेगा। तो इस तरह से एक तरह से इसने क्या किया, बेवकूफ बनाकर ये जो AS2 रिसेप्टर होता है, इसको क्या किया, इसने बेवकूफ बनाया और खुद इस एंजियोटेंसिन के आड़ में खुद घुस गया और अब सेल के अंदर जाने के बाद अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले ये हमारे श्वसन तंत्र की कोशिकाओं में इंफेक्शन करेगा। और अब देखो जब इस सेल में ये आ जाएगा कोरोना वायरस, तो अब इसके अंदर इसकी कई मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। ये मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं और फिर क्या होता है, इस सेल को ये क्या कर देता है, नष्ट करके इस सेल से फटाक से बाहर निकलेंगे और जो नियर बाई सेल्स हैं, दूसरी कोशिकाएं हैं, उनको भी ये क्या करेंगे, फिर इन्फेक्ट करेंगे। तो धीरे धीरे हमारी कोशिकाएं क्या होती है, मरने लगती हैं। और जब ये कोशिकाएं मरने लगती है तो हमारे श्वसन तंत्र की, भाई जो श्वसन तंत्र पूरा, फेफड़े भी हैं, ये यहाँ पर श्वसन नली भी है, ट्रेकिया भी है, धीरे धीरे ये नष्ट होने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जैसे ये हमारी बॉडी में आया, इस तरह से सेल्स को नष्ट करने लगा। पहले ठीक है इसने इन्फेक्शन कर दिया, लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी भी क्या करेगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण करेगी। IgG और IgM का निर्माण होता है पर्टिकुलर इसके खिलाफ, इस वायरस के खिलाफ। तो धीरे धीरे बाहर से भी दवाइयां मिल रही थी और जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में तैयार हुई वो भी अब इस वायरस को धीरे धीरे क्या करेंगी, नष्ट करेंगी। तो मैंने कहा ना, सबकी बॉडी में ये इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स अलग अलग होता है।
जल्दी से बन गई सेल्स तो जल्दी से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा, व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा। लोग 5 दिन में भी ठीक हुए, लोग 30 दिन में भी ठीक हुए और लोग 10 दिन में मर भी गए। सबका इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है, सबकी बॉडी कंडीशन सबकी अलग अलग है। बाकी इन्फेक्शन का तरीका ये रहता है, बेवकूफ़ बनाकर ये वायरस हमारी सेल्स में एंटर करता है। अब ये हमने हमारे शरीर तक कैसे पहुंचा ये भी देख लिया, संक्रमण कैसा हुआ और संक्रमण के बाद जो लक्षण देखे किस तरह से इसने इन्फेक्शन किया। डायग्राम ये बना हुआ रहने देता हूं मैं ताकि आपको समझने के लिए, बाकी थ्योरी मैंने समझा दी। ये केवल, हालांकि देखो इतना डिटेल में कभी एग्जाम में पूछते नहीं है, बट चलो हमने थ्योरी बात कर ली तो इस तरह से समझ में आ गया कि ये होता कैसे। अब जब ये लक्षण की बात करूं इसमें तो लिख सकते हैं कि श्वसन पथ में संक्रमण या श्वसन पथ की सेल्स में संक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देता है। सांस लेने में परेशानी, सांस लेने में परेशानी, तेज बुखार, जुकाम, तेज बुखार, जुकाम। और फिर बात बता दूं, इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, 2 से 5%। यानी जब 100 लोगों को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ तो उसमें से 2 से 5 जने मरे। उनमें भी ऐसे लोग ज़्यादा थे मरने वालों में जिनको ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन था। तो इसलिए हालांकि इसका मैंने कहा ना, ट्रीटमेंट दूसरी दवाओं से इसमें रिलीफ मिलता है, लेकिन हमारे शरीर में भी इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती है। ऐसे नहीं कि इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है, ठीक है। तो प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट थेरेपी जो है वो भी इसी पर तो आधारित है। भाई कोई व्यक्ति, जैसे अगर अपन ने बात की ना कि जिस तरह से अब ये इन्फेक्शन कर देगा कुछ दिनों बाद, 10 से 12 दिन, 15 दिन, लगभग 1 से 2 हफ्ते के बीच में, हर मनुष्य में अलग अलग है। 1 से 2 हफ्ते के अंदर क्या होगा, अब उस रोगी के शरीर में जब ये कोविड-19 आ चुका है तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ का निर्माण होगा। IgG और IgM लिखवा दूंगा अभी। अब वो रोगी के अंदर क्या होगा, ये एंटीबॉडीज़ और ज़्यादा संख्या में बनती रहेंगी और इस वायरस के इन्फेक्शन को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। रोगी ठीक हो गया, घर चला गया। अब ये रोगी के अंदर इस कोविड-19 के खिलाफ जो एंटीबॉडी तैयार हुई थी, IgG और IgM, उन एंटीबॉडीज़ को अगर मैं किसी नए रोगी के शरीर में डाल दूं, और ख़ासतौर से ऐसे रोगी जो ऑलरेडी, जिनकी प्रतिरक्षा तंत्र यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो रखी है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा। देखो कि एक रोगी व्यक्ति जो रिकवर हो चुका है उसके शरीर में से मैंने एंटीबॉडीज़ निकाल ली। अब एक दूसरा व्यक्ति जिसको ये रोग हो चुका है उसके शरीर में ये एंटीबॉडी डाल दी, तो अब ये जो रोगी था इसको 10-12 दिन लगते नई एंटीबॉडी बनाने में, उससे पहले ही अपन ने इसको एंटीबॉडीज दे दी। यानी अब इस व्यक्ति के जल्दी ठीक होने की संभावनाएं बनेंगी। यही प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट थेरेपी कहलाती है। कॉन्वलेसेंट जो ये शब्द है, इसका मतलब क्या है, रोगी जो किसी रोग से ठीक हुआ है। प्लाज्मा, ध्यान देना, रक्त का जो लिक्विड पार्ट होता है, तरल भाग जिसे कहते हैं प्लाज्मा, इस तरल भाग में एंटीबॉडीज पाई जाती है। तो क्या कहा इसको, प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट थेरेपी। रोगी व्यक्ति की एंटीबॉडीज ऐसे नए रोगी में डाल दी ताकि उसकी, भाई उसमें भी बनती लेकिन टाइम लगता, तो अपन ने पहले ही दे दी ताकि वो बचने की संभावनाएं बढ़ जाए। खैर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी को पता भी चल जाए ना कोरोना हो गया, बस पैरों तले जमीन तो वहीं से खिसक जाती है।
फिर चलो कोई बात नहीं, हफ्ते 10 दिन 12 दिन में ठीक होकर आ भी गए, 14 दिन का क्वारंटीन वगैरह लेकर ठीक हो गया। अब जो ऑलरेडी ऐसे अभी एट ए टाइम, भाई कितना खतरनाक रोग है अभी हम महसूस कर सकते। ये कोविड-19 से जो ठीक हुआ है, ऐसा व्यक्ति क्या अपनी प्रतिरक्षा तंत्र के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेगा क्या? हमारे यहाँ इंडिया में तो एक हेल्दी व्यक्ति को भी बोलें कि किसी ज़रूरतमंद को ब्लड देना है तो भी ब्लड भी नहीं देते। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपनी एंटीबॉडीज़ निकाल कर दे देगा? सभी तो नहीं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, विलिंगफुल नहीं होते, वो देना नहीं चाहते अपनी एंटीबॉडी, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, डर लगता है। भाई एक हेल्दी पर्सन अपना ब्लड नहीं दे सकता और आप एक ऐसे पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अभी अभी बीमारी से रिकवर हुआ है और उसकी इम्यून सिस्टम में से ऐसी एंटीबॉडी निकाल लें। तो हालांकि कई स्टेट्स में प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट थेरेपी दी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन ही क्या है, कौन देगा अपनी? भाई बात तो वही आ गई ना कि जो व्यक्ति, हाँ ऐसे कई जने तो ऐसे भी हैं देखो कि वैक्सीन के ट्रायल के लिए खुद को आगे आपके सामने ला रहे हैं कि मेरे पे कर लो ट्रायल, कि मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरों के लिए तो कुछ फ़ायदा करके जाऊंगा। लोग ऐसे भी होते, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, नहीं देना चाहते कि मैं तो ठीक हो गया, मैं क्यों दूँ मेरी। खैर खुद के फैमिली में जब प्रॉब्लम होगी तब तो वो देंगे ही देंगे, और पता नहीं कहीं तो उस टाइम भी नहीं देंगे। खैर तो ये लक्षण हमने देखा कि किस तरह से तेज जुकाम वगैरह होता है। और अब हम बात करते हैं इसके उपचार की। तो उपचार में पहले तो खुद हमारे शरीर में भी एंटीबॉडी बन रही है, और साथ साथ हमने जो ड्रग्स इसमें यूज़ की हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, एड्स वाली, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भी यूज़ किया, और साथ साथ में सेकेंडरी जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। वायरस पर एंटीबायोटिक असर नहीं करती है, लेकिन दूसरे इन्फेक्शन से आपको बचा के रखने के लिए वो एंटीबायोटिक्स देना जरूरी है। कोविड-19 पर कोई असर नहीं कर रही वो, लेकिन दूसरे बैक्टीरिया फ़ायदा उठाकर आपको और चपेट में न ले लें, इसलिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो ये तो एग्जैक्टली कई बार जैसे अब लोग अपनी एंटीबॉडीज क्यों नहीं देना चाहते, और साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि ठीक है अभी तो ठीक हो गए आप, वापस हो गया तो, क्योंकि ऐसे केसेस देखे गए हैं लोगों में वापस कोरोना का इन्फेक्शन हुआ। अब एक बात ध्यान रखना है क्या इसमें, यही तो इसको इतना खतरनाक बना रहा है कि एक बार कोई ठीक हो गया उसमें वापस कोरोना होने के, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, चांसेस हैं। ऐसे कुछ केसेस भी देखे गए। मैंने कहा ना, इम्यून सिस्टम बॉडी टू पर्सन वेरी करेगा। कई व्यक्तियों में तो कोरोना के बिल्कुल माइल्ड लक्षण दिखाई देते हैं और कई जने खत्म ही हो गए, मर ही गए। कई व्यक्ति एक बार चपेट में आने के बाद अब दूसरी बार उनमें कोरोना नहीं हो रहा, लेकिन कईयों में कोरोना हुआ भी है दूसरी बार। ये इम्यून सिस्टम, या ऐसे कह सकते जो एंटीबॉडीज बनी, ये एंटीबॉडीज इस तरह से बनी कि जैसे ही वायरस आया तब उसको क्या कर दिया, उसमें क्या कर दिया उन्होंने, एंटीबॉडी बन गई। अब वापस जो नए केसेस देखे गए उनके साथ एक रिसर्च ये भी था कि जब इस वायरस में थोड़ा सा चेंज हो गया, और ये सही बात है, जो वायरस चाइना में फैला था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। समय के साथ इस वायरस में काफ़ी चेंजेस आए, धीरे धीरे ये भी माइल्ड हुआ है, धीरे धीरे इसकी क्षमता में कमी आई है। तो फैल तो अभी भी रहा है, लेकिन इतना घातक नहीं है जितना इनिशियल केसेस में ये घातक देखा गया था। तो जब इस वायरस में थोड़ा भी चेंज हो जाएगा ना, तो अब ये जब वापस शरीर में आया तो वो पहले वाली एंटीबॉडीज इसको पहचान नहीं पाती, ये वो मेमोराइज नहीं कर पाती कि वही कोरोना है, क्योंकि उसमें अब थोड़ा सा उसके आरएनए में चेंज हो गया। यही तो कारण है कि हम स्वाइन फ्लू का टीका ईयरली लेते हैं। स्वाइन फ्लू के वैक्सीन में भी यही खतरनाक बात थी कि वो स्वाइन फ्लू का जो वायरस था वो
साल दर साल अपने अंदर काफी चेंजेस कर लेता है। तो पिछले साल जो टीका लिया था इस साल वो इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि इस साल जो वायरस आया है उसमें कोई नया फीचर आ गया। तो ऐसे में आपकी एंटीबॉडीज उसको समझ नहीं पाती। भाई मोबाइल चेंज करते हो, नए फीचर्स वाला मोबाइल लिया, आसानी से उसको आप समझकर इजीली ऑपरेट कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते, टाइम लगता है। सेम वैसे ही ये एंटीबॉडीज किसी ऐसे चेंज हो चुके वायरस को पहचान नहीं पाती, इसलिए घातक हो जाता है। ठीक है। तो मैंने ये कारण बताया कि क्यों वापस हो सकता है, वापस होने के रीजन भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से वायरस चेंज वापस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने संक्रमण देखे, लक्षण की भी बात की। अब आगे बात करते हैं उपचार की। अब मैं बात करता हूं उपचार की। तो उपचार में देखो, जो ट्रीटमेंट अपन दे रहे हैं लक्षणात्मक उपचार, भाई बुखार आता है बुखार की दवाई देते हैं, दूसरे इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। हाँ, कोरोना की हमारे पास दवाई नहीं है, पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ दवाई डेंगू में भी नहीं देखी थी अपन ने। लक्षणात्मक उपचार, और इसमें कैसे क्या क्या दे रहे हैं? एंटी रेट्रोवायरल दवाएं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, पढ़ा भी होगा, मार्च अप्रैल की ही बात है। काफ़ी बड़े बड़े लेटर्स में न्यूज़पेपर में आया था कि जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में एड्स की दवा से कोरोना के पेशेंट का इलाज सफलता से या सफलतापूर्वक किया गया। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि एड्स का वायरस भी आरएनए से बना, कोरोना भी आरएनए से बना। तो दोनों ये रेट्रोवायरस, भाई आरएनए वायरस को क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस के ही हैं, इसलिए क्या कह दिया? रेट्रोवायरल ड्रग्स। और भी देखें, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, मलेरिया की दवा, और ये ऊपर वाली दवाई एड्स में भी प्रयुक्त। ठीक है, और इसमें अपन बात करें जो रिसेंट प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट थेरेपी है उसकी भी बात कर लेते, 2 लाइन इसकी भी लिख लेते हैं। प्लाज्मा कॉन्वल्सेंट थेरेपी इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि कोविड-19 से ठीक हो चुके व्यक्तियों के शरीर से शरीर में रक्त से एंटीबॉडीज को पृथक कर नए रोगी में ये एंटीबॉडी प्रवेश कराना ताकि
प्रवेश कराना ताकि वह जल्दी स्वस्थ हो सके। जल्दी स्वस्थ हो सके। प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट थेरेपी है, बट मैंने कहा ना इंडरेंस है, यानी इसमें भी बाधाएं हैं कि लोग देना नहीं चाहते ना, एंटीबॉडीज इजीली देना नहीं चाहते। ये प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट थेरेपी यही है जिसमें एंटीबॉडीज निकालकर दूसरे व्यक्ति में देते हैं। अब यहाँ पर उपचार में ही मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, एक और बात इसमें कि जो इसका टेस्ट होता है परीक्षण में, उस चीज़ को मैं ऐड करके बता देता हूँ। परीक्षण टेस्ट कैसे करते हैं? 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, आपने सुना भी होगा, रैपिड टेस्ट किट और एक था पीसीआर किट या पीसीआर टेस्ट होता है। पीसीआर टेस्ट में क्या करते हैं, देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वही जो एड्स में यूज़ कर रहे थे। पीसीआर टेक्निक के आधार पर क्या करते हैं कि ये जो वायरस होता है इसके जो डीएनए होता, इसका जो आरएनए है, इसका जो प्रोटीन है, इसको डिटेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में। अगर इसके आरएनए या इसका जो प्रोटीन हमारे शरीर में दिख गया, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एनलार्ज करके चेक करते हैं, अगर वो दिख गया मतलब वायरस को डिटेक्ट कर लिया हमने, यानी कोविड-19 है। और एक दूसरा रैपिड टेस्ट की, तो रैपिड टेस्ट किट जो है जिसमें क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। हालांकि ब्लड टेस्ट के ऊपर कई बार बीच में आया भी था कि ब्लड टेस्ट में कईयों के रिपोर्ट नेगेटिव बता रहे हैं जबकि उनको कोविड-19 है। ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि जब ये हमारे अंदर इन्फेक्शन करता है, रोग हो गया, रोग के लक्षण भी आ गए, अब एक हफ्ते से 2 हफ्ते यानी 7 से 15 दिन के बीच में हमारी शरीर में किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडीज का। जो एंटीबॉडी हम दूसरे को देते, आईजीजी और आईजीएम का। ये आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम, अगर ये किसी व्यक्ति के शरीर में कोविड-19 के खिलाफ ये वाली एंटीबॉडीज अगर डिटेक्ट हो जाती हैं मतलब कोविड-19 है। लेकिन कई बार ये टेस्ट गलत भी कैसे आ जाता है कि सपोज मेरे शरीर में 12वें दिन ये एंटीबॉडीज बनी और मेरा जो सैंपल 10वें दिन ही ले लिया, तो 10वें दिन तो ये एंटीबॉडी दिखी नहीं, तो ऐसे में मेरा टेस्ट तो क्या आएगा, नेगेटिव, जबकि मेरे अंदर कोविड-19 वायरस है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका जो टेस्ट है 2 प्रकार के, एक तो पीसीआर बेस्ड जो है वो ज़्यादा करेक्ट है, और ये ही जो टेस्ट हमारे यहाँ किए जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली कल की ही न्यूज़ है कि इंडिया वर्ल्ड में 2nd हाईएस्ट नंबर में टेस्ट करने वाला देश बन गया। हमसे ज़्यादा यूएसए ने केवल कोविड-19 के टेस्ट किए हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि कितना ये वायरस फैला हुआ है, कितने लोगों को हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें। अब जैसे इसमें देखना कि प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट थेरेपी में एक चीज बताता हूं, यहां पर सुनना कि प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट थेरेपी के लिए बहुत जरूरी है ब्लड ग्रुप वगैरह मैच करना, कई दूसरी चीजें भी इसमें, भाई केवल ऐसा नहीं कि इसका निकालकर उसमें डाल दिया। अब ये एंटीबॉडीज बनेगा ना, मैन टू मैन अलग अलग होती है, दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ हो सकता है कोई रिएक्ट कर जाए या इस तरह से, इसलिए इनको प्रिजर्व करके इनकी मल्टीपल कॉपीज बनाना भी अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये क्या है, एक तरह से इनएक्टिव यानी निष्क्रिय टीके के समान कार्य करेगी। जैसे अपन भाई टिटनेस में क्या कर रहे थे, घोड़े के शरीर से तैयार एंटीबॉडी को हमारे शरीर में डाला, तो यहाँ पर एक मन में बात आ जाती है कि सर ऐसी ही तैयार एंटीबॉडीज को डाल दो ना किसी के शरीर में, तो भाई हर एंटीबॉडीज का हमारे शरीर में एक्शन अलग अलग तरह से होता है। वो टिटनेस की जो एंटीबॉडीज है वो तो हमारे शरीर में इजीली एक्सेप्ट हो जाती हैं, ये वाली इजीली एक्सेप्ट नहीं होती। सभी के लिए ये समान प्रभाव डाले कोई जरूरी नहीं है। यानी हो सकता है किसी के शरीर में हमने एंटीबॉडी डाली और कुछ दूसरी रिएक्शन हो गई, यानी
एक तरह से क्या हुआ कि बॉडी ने उसको एक्सेप्ट ना करके खुद इन एंटीबॉडीज के खिलाफ नई एंटीबॉडी बना ली। तो ये ब्लड ग्रुप मैचिंग वगैरह काफ़ी चीज़ें यहाँ मैच की जाती है, तभी प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट थेरेपी दी जाती है। ठीक है, बाकी इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और सबसे बड़ी बात तो कौन देना चाहेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, दिक्कत तो यही है ना, लोग देना नहीं चाहते ना, विलिंग फुल नहीं होते। तो आगे बात करें इसमें उपचार के बाद परीक्षण टेस्ट। परीक्षण की बात करते हैं तो दो प्रकार के परीक्षण हैं। एक तो रक्त परीक्षण, इसमें लिख सकते हैं कि व्यक्ति के शरीर में इम्यूनोग्लोबिन जी एवं इम्यूनोग्लोबिन एम, आईजी का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन, आईजी स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबिन। रक्त परीक्षण व्यक्ति के शरीर में आईजीजी एवं आईजीएम की उपस्थिति के आधार पर रोग का पता करते हैं। और दूसरा हो जाएगा आपके पीसीआर आधारित। पीसीआर बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें वायरस की उपस्थिति, यानी पर्टिकुलर हम एंटीबॉडी नहीं, हम तो उस वायरस को ही डिटेक्ट करेंगे। इसमें वायरस की उपस्थिति की जांच की जाती है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो कई चीज़ें करंट की है, जैसे इंडिया में जो, हालांकि देखो जब तक इसका वैक्सीन आएगा उससे पहले भाई कंफर्म, अगर हम कहें कि भाई कोई कंफर्म वैक्सीन आए तभी उसको एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है। कोवैक्सीन जो है इंडिया में, जिसकी इंडिया मेड यानी भारत में ही, जो भारत बायोटेक फार्मा लिमिटेड है, उस कंपनी ने ये कोवैक्सीन के नाम से वैक्सीन तैयार की और इसका ट्रायल चल रहा है अभी। ठीक है, हमने रशिया में भी अभी 2 दिन पहले बात की कि रशिया में भी ऐसी वैक्सीन का ट्रायल सफल हो चुका है। ऑक्सफोर्ड में भी कई ऐसे परीक्षण सफल हुए हैं। तो अभी देखो ट्रायल चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। उम्मीद करते हैं अगले 2-3 महीने में ये ट्रायल पूरे होकर मार्केट में इसकी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर इसकी वैक्सीन कोई अगर पर्टिकुलर अवेलेबल हो जाती है तब उसका नाम ध्यान रखना। बाकी कोवैक्सीन, भाई कोरोना वायरस से शब्द क्या लिया, कोरोव, और आगे वैक्सीन जोड़ दिया कोवैक्सीन के नाम से। हम ये इंडिया में ट्रायल कर रहे हैं, देखते हैं सफल होता है, कितना सफल होता है, या कोई दूसरी अदर वैक्सीन कोई सफल होती है तो उसमें ध्यान रखना, वो आपके करंट में जोड़कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ एक पॉइंट्स इनका ध्यान रखना। अपन ने बात की इनकी
उपचार भी देख लिया, परीक्षण भी देख लिया। ये पीसीआर आधारित परीक्षण ये ज्यादा प्रभावी या ज्यादा सही परीक्षण। फिर भी एक बात बता दूं, 100% तो ये भी नहीं है, लेकिन बहुत ऐसा कम केसेस होता है। कई बार क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति में ये वायरस है तो वो ज़्यादातर केसेस में यस ही बोलेगा। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि नहीं था फिर भी यस बोल दिया, कोई बात नहीं। कई बार ऐसे हो जाता है भाई, एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती, बट बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है इस पीसीआर आधारित टेस्ट की। और हमारे यहाँ ज़्यादातर पूरे विश्व में ही रैपिड टेस्ट किट वगैरह बीच में लाए थे, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक कौन सा है, ज़्यादा रिलायबल कौन सा है, पीसीआर आधारित टेस्ट, ये ज़्यादा प्रभावी या ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये हमने अब तक बात की वायरस जनित रोगों की, और कुछ रिसेंट टाइम्स में जो ये वायरस वाले रोग फैले और ये कोविड-19, क्या क्या प्लाज्मा थेरेपी वगैरह है, कौन सी अभी वैक्सीन या जो भी डेवलपमेंट की अभी तो ट्रायल मोड में चल रही है, देखते हैं कौन सबसे पहले आता है। तो करंट अफेयर्स से उनको भी अपडेट रखना। उम्मीद करता हूँ आज ये कोविड-19 के बारे में कई आपके काफ़ी चीज़ें तो देखो न्यूज़पेपर में पढ़ ली भी होती है, पता भी होता है, बट उम्मीद करता हूँ कुछ नई चीज़ पता चली होगी, कुछ तो ऐसा जो पहले समझ में नहीं आया या पहले अपन ने पढ़ा नहीं, कुछ तो आज समझ में आया होगा। तो ध्यान रखें इनका। संभावना है, मैं ऐसे नहीं कहता 100% आएगा, बट मोर देन 90% संभावना कि हमारे एग्जाम्स में कोविड-19 पेंडेमिक से संबंधित कोई ना कोई कैसा छोटा मोटा क्वेश्चन ही आएगा। बहुत ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट फिर भी काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी चीज़ें अपन ने कवर की है। ठीक है। हाँ, जैसे इसके टेस्ट किट वगैरह कई, अब तो काफ़ी, मैंने कहा ना, काफ़ी सारी टेस्ट किट अवेलेबल हैं। ठीक है, बट फिर भी गवर्नमेंट किसको ऑथोराइज करे, किसी को मना करे, वो अलग बात है। ठीक है, टेस्ट किट तो हम कई रैपिड टेस्ट किट वगैरह तैयार करते हैं, बट उनकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल कई बार उठ जाता है। ठीक है, तो ये कोरोना से संबंधित और भी खुद आप अपने को अपडेट रखना। ये कुछ बातें आज अपन ने आज की हैं, और बाकी पहले भी अपन बार बार इनकी बातें करते थे। SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, मर्स वगैरह, इनका भी ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये हमारे वायरस जनित रोगों की बात की। इसके बाद आते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ एक कोशिकी, और सबसे जो कॉमन बीमारियां हैं जैसे मलेरिया, प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। काला आजार, कई सारे एग्जाम में आता है काला आजार क्या होता है, किससे होता है। रेत मक्खी, सीसी मक्खी, अलग अलग निद्रा रोग या अमीबीय पेचिश, इनकी जो बात करते हैं, ये सब किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे प्रोटोजोआ से संबंधित रोग, कोविड-19 के बारे में पढ़ते रहना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।